संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में आपको सदैव देते हैं और आज भी देंगे। आज एक राजनीतिक विषय पर अंत में समीक्षा भी करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताऊं तो कल जो 10वीं का रिजल्ट आया था उसका कंपैरिजन भी करेंगे। किस स्कूल ने किस प्रकार से स्कोर किया है, किसके विद्यार्थी अव्वल रहे हैं, किसकी शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो श्रेष्ठ है, इसके ऊपर भी हम आज विस्तार से आपको समाचार दिखाने वाले हैं। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर और भारत की सबसे बड़ी खबर। शताब्दियों में होते हैं ऐसे हादसे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उड़ीसा में जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई है। तीन रेलगाड़ियां एक साथ टकराई है। इस प्रकार का रेल हादसा तो भारत में पहला ही हुआ है, लेकिन इससे भीषणतम रेल हादसे भारत में अब से पहले 2 बार हो चुके हैं और ये सदियों में ऐसा कोई हादसा दोस्तों होता है। और उड़ीसा में ये जो भयंकर ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें 2 एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकराई है। मालगाड़ी बालासोर रेलवे स्टेशन उड़ीसा के पास में ही स्थित एक रेलवे स्टेशन पर अपने ट्रैक पर खड़ी थी, लेकिन गलत सिग्नल मानिए या फिर किसी की लापरवाही या साजिश, ये क्या है ये तो जांच का विषय है। और जो रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने हाई लेवल की जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है और इसकी जांच होगी तभी पता लगेगा। लेकिन अचानक ग्रीन सिग्नल कैसे रेड हुआ, ये जांच का विषय वाकई है। और इसी के लिए दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में ये हादसा हुआ। मालगाड़ी खड़ी थी, अचानक सिग्नल में गलती की वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अचानक आ गई और ट्रैक कैसे चेंज हुआ, अचानक कैसे वो जो है मैक लाइन से लूप लाइन पर आई और कैसे मालगाड़ी से भिड़ गई और आपस में इस कदर टक्कर हुई थी कि उनके डब्बे, लगभग 17 डब्बे पटरी से उतर चुके थे और पास में स्थित लगभग 4 रेल पटरियों का यहाँ ट्रैक था और अन्य ट्रैक के ऊपर भी वो डब्बे फैल चुके थे। और अचानक वहाँ एक और सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसी समय उसी टाइमिंग में रोकना असफल हुआ और वो भी आई और टकरा गई। और इतना भीषणतम ये रेल हादसा था कि इसमें 268 लोगों के मरने की आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है और 900 से अधिक लोग अभी भी अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में घायल है, उपचार उनका हो रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों से भी मिले और पूरे देश में एक प्रकार से शोक की लहर है। उड़ीसा और तमिलनाडु में तो राष्ट्रीय शोक तक घोषित हो चुका है। मुआवजे का भी ऐलान राज्य सरकार और केंद्र द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इसकी जांच होने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस प्रकार से देश आधुनिकतम रेल तंत्र की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बहुत बड़ा झटका लगता है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों, हम बात करें अब अन्य खबरों की तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर छानीबड़ी में 2 दिवसीय रघु गुरुकुल कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आज 3 जून से वो प्रारंभ हुआ है, कल 4 जून को भी वो रहेगा। आर्य समाज मंदिर जो है छानीबड़ी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज ये उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिला के इसमें क्या विषय, क्या सब्जेक्ट रहेगा, किस प्रकार की इसमें जो कार्यक्रम है उसमें इस कार्यक्रम होगा, धर्म क्या है, एक प्रकार से धर्म क्या है, जीवन क्या है, देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है और ईश्वर की मौजूदगी है या नहीं है, इस प्रकार की बातें इसमें होगी। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो 22 जून को नोहर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्रमुख आने वाले हैं। और दोस्तों, हनुमान बेनीवाल नोहर आएंगे तो भादरा भी दोस्तों प्रभावित होता है। बहुत बड़े नेता है, आरएलपी के प्रमुख हैं। आपने देखा होगा सरदार शहर में जब उपचुनाव हुआ था तो अपने कैंडिडेट के लिए उन्होंने वहाँ
दमखम इस प्रकार लगाया कि 45,000 से अधिक वोट उनका कैंडिडेट लेकर गया था। तो अगर इस प्रकार से नौहर बादरा में भी वो प्रयास करते हैं तो परिणाम प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ अशोक पिंचा जो सरदार शहर में प्रमुख दावेदार थे कांग्रेस के, अनिल शर्मा जो कि भंवरलाल शर्मा जिनका निधन हो गया था, उनके बाद में कांग्रेस की टिकट भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को मिली थी। उनके बीच में कांटे का मुकाबला था, लेकिन जो जीत का अंतर था वो अशोक पिंचा को बहुत नीचे खदेड़ दिया था आरएलपी के उम्मीदवार ने 45,000 वोट लेकर। बेशक वो नंबर 3 पर वहाँ रहे थे, लेकिन परिणाम बदल सकते हैं। जीतने की संभावना बेशक हो या ना हो। और बादरा में उनका उम्मीदवार एक प्रकार से कार्तिक डूडी आस लगाए बैठे कि उनको आरएलपी की टिकट मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस दौड़ में भी, ये दौड़ भी आसान नहीं है। इसमें भी बजरंग सारण भी शामिल हो सकते हैं, इसमें एसपी सिंह बढ़िया भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा नेता अन्य भी शामिल हो सकता है। और हनुमान बेनीवाल भी चाहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट उनको मिले, बहुत बड़ा कैंडिडेट उनको मिले, ताकि यहाँ प्रमुख टक्कर को वो प्रभावित कर सके। तो कुल मिला के नौर में 22 जून को जब हनुमान बेनीवाल आएंगे, क्या कहेंगे, क्या उनकी रणनीति है, वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान में बहुत सी सीटों पर वो 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन हम बात करें अन्य खबरों की तो वरदान हॉस्पिटल का उद्घाटन कल धूमधाम के साथ बादरा क्षेत्र में होने जा रहा है और बस स्टैंड परिसर के पास खुला है ये वरदान हॉस्पिटल। इसके अलावा आज दोस्तों पूरे राजस्थान में हेलमेट को लेकर अभियान चलाया गया और जो दुपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं उनके चालान काटे गए। और बादरा में भी नाका लगाकर खूबराम जी मूर्ति चौक के पास ये अभियान चलाया गया। और ये अभियान लक्ष्मण गोदारा थानेदार जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में चला और 20 से अधिक तो चालान उन्होंने दोपहर को ही काट लिए थे। देर शाम को जो है चालान की संख्या 35 से कहीं अधिक बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों आज एक कवरेज भी हमने बाजार में लक्ष्मण गोदारा इस जांबाज पुलिस ऑफिसर की क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इस जैसा बादरा कस्बा वासियों ने कभी नहीं देखा होगा। बड़े कड़क है और किसी की राजनीतिक अप्रोच को नहीं मानते। कोई धुरंधर चाहे राजनीतिज्ञ उनकी चपेट में आए, उनकी रडार पर आए, अगर आप आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी करते हैं मुख्य बाजार में बादरा कस्बे की और वहां अगर ये ऑफिसर आ गया तो आपका चालान पक्का है। और दोस्तों ऐसा ही ऑफिसर होना चाहिए। इसकी एक कवरेज भी है, ज़रूर आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के आज चालान काटे गए। मैं तो कहता हूँ हमेशा रेगुलर रूप से इस प्रकार चालान कटने चाहिए और चालान काटे भी जाते हैं। जो लक्ष्मण गोदारा है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, दोस्तों उनके द्वारा सख्ती तो की जाती है लेकिन उनको पावर और देने की आवश्यकता है, रोज़ाना चालान काटने की आवश्यकता है। तब जाकर युवा जो अपने घर से निकलेगा तो वो सोच के निकलेगा कि आज कहीं ना कहीं हम लक्ष्मण गोदारा की चपेट में न आ जाए, तो वो हेलमेट लगा कर निकलेगा। और दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, अपनी ही सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लगा रहे हैं, किसी और की सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस का इसमें कहीं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें अपनी ही भलाई है, अपना ही फायदा है। ट्रैफिक नियमों का हम पालन भी करते हैं, अच्छे नागरिक बनिए और घर से जब बाइक लेकर निकले तो हेलमेट लगा कर निकलिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो हम बात करेंगे दोस्तों अब उस खबर का जिस खबर में न्यायिक कर्मचारियों के चुनाव होने हैं और इसी 8 जून को प्रस्तावित है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष के भी चुनाव होने हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो चुनाव होने हैं इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और कार्यक्रम जो है मैं आपको बताऊं तो 5 जून को आवेदन की तारीख है। 6 जून तक आवेदन लिए जाएंगे और 7 जून को नाम वापसी इसमें होगी और 7 जून को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 8 जून को मतदान होगा और मतदान सभी जिला और तहसील हेडक्वार्टरों पर होगा।
और इसमें मैं आपको बताऊं एरिया, अगर हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें, क्योंकि जिलाध्यक्ष का, न्यायिक कर्मचारियों के जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है, तो नौर बादरा, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा क्षेत्र के न्यायिक कर्मचारी इसमें भाग ले सकेंगे और अपने अपने क्षेत्र में ही वो वोट कर सकेंगे। तो कुल मिला के हम बात करें तो आवेदन शुल्क इसके लिए 5100 रुपये रखा गया है, अगर कोई कर्मचारी यहाँ चुनाव लड़ना चाहें। और इसके अलावा जमानत राशि भी 1100 रुपये दी जानी होगी, और ये दोनों ही वापस दे नहीं है दोस्तों, ये जब्त होगी। जमानत राशि भी वापस नहीं मिलती है, उसमें ये प्रावधान रखा गया है। और जो शुल्क होगा, आवेदन शुल्क 5100 रुपये, वो भी इसमें वापस नहीं दिया जा रहा है। और इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है दोस्तों अरुण शर्मा, जो कि अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है बार संघ हनुमानगढ़ की। और इसके अलावा मतदान जो है, मैंने आपको बताया, तहसील और जिला मुख्यालयों पर होगा। और इसके अलावा बादरा क्षेत्र से भी एक कर्मचारी चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, और उसका नाम है संदीप पेड़ीवाल, जो कि बादरा न्यायालय में कार्यरत है। संदीप पेड़ीवाल बहुत कर्मठ, ईमानदार, होनेस्ट और मेहनती कर्मचारी है दोस्तों, और उन्होंने एक अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है, जिनमें 18-20 लगभग संकल्प पत्र में संकल्प दोहराए गए हैं। उनके द्वारा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी पुत्री के जन्म दिवस पर वो 5100 रुपये की FD करवाएंगे। इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे अगर वो जीतते हैं। कर्मचारियों के लिए भूखंड आवंटन की दिशा में वो भरसक प्रयास करने वाले हैं, और प्रमोशन हो, ACP संबंधी तमाम कार्यों के लिए वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे, भेदभाव कतई नहीं होने देंगे। और इसके अलावा रिडको रादी पर टोल की न लगे ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। ऐसे अनेकों संकल्प उन्होंने दोहराए हैं कि मुझे आप वोट दीजिए, और इस प्रकार की व्यवस्था मैं देने जा रहा हूं। तो बादरा से ये एकमात्र कर्मचारी संदीप पेड़ीवाल, जो जिलाध्यक्ष के चुनाव में अग्रणी भूमिका में नज़र आ रहे हैं, और कोई कर्मचारियों ने अभी तक यहाँ सुनने में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया 5 जून है आवेदन की, 6 जून तक आवेदन भरे जा सकेंगे। 7 जून वापसी होगी, नाम वापसी, और 8 जून को ये चुनाव होंगे, मतदान होंगे, और 8 जून को ही मतगणना होगी। रिजल्ट आएगा कि कौन कहाँ से कितने वोटों से जीता है। अब दोस्तों बात करें हम उस राजनीतिक समीक्षा की, तो आज से जयदीप डूडी भी, जो कि पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं, 2018 में बादरा से चुनाव जीते 76,000 वोट लेकर। उसके बाद में ये अलग बात है कि कांग्रेस की टिकट दी गई, मात्र 11,000 वोट उनको आए, एक चुनाव मिस कर गए। अब वो अपनी राजनीतिक ज़मीन के लिए प्रयास कर रहे हैं भरसक, और भाजपा में आ चुके हैं। अब वो भाजपा में आकर अब चुनावी अभियान उन्होंने संपर्क शुरू किया है गांव से। आज गांधीबड़ी के ग्रामीणों से वो मिले, और जनसंपर्क अभियान अब वो लगातार गांव में फिरकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, स्ट्रोंग करेंगे। भाजपा टिकट लाइन में उनको देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं तो भाजपा टिकट लाइन में संजीव बेनीवाल भी है, जो कि ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान बादरा क्षेत्र से चलाए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं। हिम्मत पचार भी टिकट मांग रहे हैं, रवि बंसल भी टिकट मांग रहे हैं। अशोक सैनी का बहुत धुरंधर चेहरा है, लेकिन वो टिकट कतई नहीं मांग रहे हैं, और वो प्रदेश मंत्री के पद पर है। जल्द ही उनका प्रमोशन भी होने वाला है, उनको महामंत्री भी बनाया जा सकता है। जब PM आए थे तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अशोक सैनी की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया था। तो कुल मिला के अशोक सैनी सहित कई नेता हैं जो कि लाइन में तो लगे हैं। टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसी एक को मिलनी है, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के बादरा क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक रूप से अब बादरा क्षेत्र में हलचलें बढ़ चुकी हैं। बजरंग सहारण हो, निठाणा से अपना चुनावी अभियान चलाया, लगातार निरंतर गांव में जा रहे हैं। संजीव बेनीवाल रोजाना एक पंचायत में घूम रहे हैं, उसके चाहे 2 गांव हो, 3 हो, 4 हो। जयदीप डूडी ने भी अपना अभियान अब चला लिया है। तो
एसपी सिंह बढ़िया की भी सुन रहे हैं कि वो भी रुक रुक कर गाँव में जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक अभियान डोर टू डोर हर घर दस्तक देने का चलाया था, लेकिन बीच में अचानक ब्रेक भी लग जाते हैं, पत्ते नहीं खोल रही है। ये चर्चा का विषय है और कस्बे की जनता जानना चाहती है कि एसपी सिंह क्यों अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इतने बड़े नेता और इस प्रकार एंट्री करने के बावजूद चर्चाओं का बाजार गर्म है, उनकी चर्चाएं होने के बावजूद वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये एक राजनीतिक कमजोरी है या फिर कोई राजनीतिक पैतरेबाजी है? दोस्तों, ये देखने वाली बात है। बहुत से नेता ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मात्र महज चुनाव से महीने 2 महीने पहले आने से या अपने पत्ते खोलने से, अपनी दिशा और दशा को तय करने से जनता के बीच में वो छा सकते हैं। लेकिन ये भादरा की जनता है दोस्तों, और भादरा की राजनीति इस प्रदेश में अलग मानी जाती है। और वो अलग इसलिए मानी जाती है, मैं कई बार आपको इस विषय में बता चुका हूँ। यहाँ बहुत से फैक्टर काम करते हैं। फैक्टर तो सभी जगह काम करते हैं, सभी विधानसभाओं में फैक्टर का ही खेल है और सभी किसी ना किसी फैक्टर की बदौलत ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन यहाँ जो फैक्टर्स काम करते हैं उनकी संख्या 10 से अधिक है और 15-17 तक पहुँच जाती है। जबकि हम आसपास नज़र दौड़ाएं तो नौर भादरा को छोड़कर नोहर हो, तारानगर हो, राजगढ़ हो या दोस्तों आसपास हो अन्य विधानसभा क्षेत्र, 10 से कम ही फैक्टर में चुनाव संपन्न होते हैं। लेकिन भादरा में 10 से अधिक फैक्टर लगते हैं चुनाव संपन्न होने में। पता भी नहीं लग पाता है कौन सा फैक्टर जीत की दहलीज तक पहुंचा देगा या कौन सा फैक्टर आकर उनको हार की ओर धकेल देगा। इसके ऊपर हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं। आपको फैक्टर्स के बारे में भी पूर्व में हम बता चुके हैं। प्रमुख 12 फैक्टरों की हम जानकारी आपको पूर्व में दे चुके हैं। आगे भी भविष्य में इस प्रकार की हम समीक्षाएं करते रहेंगे और आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। राजस्थान के चुनाव की बात करें तो इसी वर्ष चुनाव होने हैं। और राजस्थान में कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। 14 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। उससे पहले चुनाव संपन्न होंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों मैं अन्य राज्यों की बात बताऊं तो तेलंगाना में भी 16/1/2024 को ये कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2024 को ये कार्यकाल पूरा होगा, जो अभी शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 जनवरी 2024 को ये कार्यकाल पूरा होगा। मिजोरम जरूर 17 दिसंबर 2023 इसी वर्ष ये कार्यकाल मिजोरम का पूरा होगा। अब आप इससे समझ सकते हैं चुनावी कार्यक्रम को। 17 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूरा होगा और ये इन सभी राज्यों के चुनाव, 500 राज्यों के चुनाव इसी वर्ष एक साथ कराए जा रहे हैं। इसकी कवायद भी चल रही है और निर्वाचन आयोग जो है राजस्थान का दौरा भी कर चुका है। तो अब कवायद शुरू है, तो 17 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न कराने पड़ेंगे, क्योंकि मिजोरम का समय जो है 17/12/2023 का है। और 17 दिसंबर से पहले चुनाव कराने का मतलब है कि दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में ही किसी इन 15 दिनों में चुनाव की तारीख आएगी। जरूरी नहीं है कि इन 15 दिनों में ही आए, वो नवंबर के लास्ट सप्ताह में भी हो सकती है। लेकिन ये तय है कि यहाँ अब जो आचार संहिता है वो दोस्तों अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक लग सकती है, आचार संहिता। तो अब चुनावी समय है, चुनावी साल है और हमारी आसपास सभी विधानसभाओं को लेकर समीक्षाएं अब होगी दोस्तों। नोहर भी हम इसमें शामिल रखेंगे, तारानगर को भी विशेष तौर से शामिल रखेंगे और सादुलपुर राजगढ़ विधानसभा को शामिल रखेंगे और परस्पर आपस में नेताओं का कंपैरिजन भी करते रहेंगे और पूर्व के इतिहास और रिकॉर्ड के बारे में भी बताते रहेंगे और प्रमुख फैक्टरों की बात भी हम करेंगे और वर्तमान में कौन कैंडिडेट किसको पछाड़ता हुआ
चुनावी अभियान में आगे चल रहा है। अगर देखा जाए तो बादरा में ही अब तक धुआंधार चुनावी अभियान चल रहा है। और राजगढ़ की बात करें तो मनोज न्यांगली अभी सक्रिय रूप से नेता है, विधायक कृष्णा पूनिया के अलावा। राजगढ़ में अभी इन दो नेताओं के अलावा कोई तीसरा नेता दिखाई नहीं दे रहा है जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो। और भाजपा का तो चुनावी अभियान अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तारानगर की बात करें तो नरेंद्र बुडानिया का अभियान अभी चल रहा है। हाँ, नौहर की बात करें तो नौर में ज़रूर अभिषेक मटोरिया भी है, और भी कई नेता है, कांग्रेस के भी कई नेता हैं, और कामरेड भी है, मंगेश चौधरी भी है, और इसके अलावा विधायक अमित चचाण भी लगातार प्रयासरत है कि वो पुनः एक बार फिर से चुन कर आए। तो कुल मिला के आज की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। 3 जून को आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएं तो 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का आज जन्म था, और वो हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। और 1918 में आज के दिन हिंदी राजभाषा मानी गई थी। और इसके अलावा दोस्तों 1974 को कृष्ण वल्लभ सहाय का निधन आज के दिन हुआ था, जो कि बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, पर स्वतंत्रता सेनानी भी प्रमुख रूप से वो रह चुके हैं। इसके अलावा 2014 में दोस्तों गोपीनाथ मुंडे का एक सड़क हादसा में आज के दिन निधन हुआ था। मंडी के भाव अगर जल्दी से मैं बताऊं तो आज 3 जून को दोस्तों आदमपुर से शुरुआत करते हैं। नरमा 7,900, ग्वार के भाव 5215, गेहूं के भाव 2380 रुपये प्रति कुंटल। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको दोस्तों बताना भूल गया, जल्दी से मैं स्कूल का रिजल्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि ये प्रमुख समाचार हमने बताने का आपको वादा किया था, क्योंकि कल भी हमने कहा था। और दोस्तों आज जो कल रिजल्ट आया था, आज लगभग कंपैरिजन अगर करें तो राजकीय विद्यालय भी अच्छा प्रदर्शन इसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर निजी विद्यालयों की बात करें तो दोस्तों कुछ एक विद्यालय हैं जिनमें LBS बादरा, श्याम स्कूल बादरा, LBS डुंगराना आदि आदि दोस्तों कुछ जो प्राइवेट विद्यालय भी हैं, और सरकारी विद्यालय में भी शानदार रिजल्ट रहा है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो 13,907 कुल छात्र छात्राएँ थी। और दोस्तों इसमें लड़कियां 12,622 थी, जिसमें 13,907 लड़के थे कुल मैं बात करूं। और इसमें प्रथम श्रेणी में बात करें तो प्रथम श्रेणी में दोस्तों जो है लड़के 5,252 ही रहे प्रथम श्रेणी में। यहाँ लड़कियों ने बाजी मारी है, और लड़कियां जो है 6,876 संख्या रही। हनुमानगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ मैं। प्रदेश में 11वां स्थान रहा है हनुमानगढ़ जिले का। हालांकि 2022 की बात करें तो 85.8% रहा था हनुमानगढ़ का रिजल्ट 10वीं का, लेकिन इस बार 2023 में 91.34% रहा है, अर्थात 6.26% बढ़ा है हालांकि रिजल्ट। लेकिन लड़के हर बार की तरह फिसडी साबित हो रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो कुल 10,41,373 विद्यार्थियों ने भाग लिया दोस्तों, और लड़के इनमें थे 5,58,853, लड़कियां थी 4,82,520। जबकि इसमें भी प्रथम श्रेणी की बात करें तो लड़के 20 लगभग 2,09,425 थे, 95 माफ कीजिएगा 2,09,495, जबकि लड़कियां रही 2,12,253। यहाँ भी कुल अगर परिणाम देखें राजस्थान का भी तो लड़कियों ने बाजी मारी है, यहाँ भी लड़के फिसड़े हैं, और हमारे हनुमानगढ़ जिले में भी लड़के फिसड़े हैं। अगर बात करें दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की तो श्याम स्कूल के 90+ वाले 18 छात्रों ने 90+ अंक अर्जित किए हैं। सुनिधि इसमें 95.50% अंक लेकर विद्यालय में प्रथम रही, वहीं अमन 95.33% अंक लेकर सेकंड रहा। 85% वाले भी इसमें 34 छात्र रहे हैं, छात्र छात्राएं रही हैं, और 75% से अधिक अंक लेने वाले लगभग 88 छात्र छात्राएं हैं, और 60% अधिक वाले 168 विद्यार्थी श्याम स्कूल में रहे। और गार्गी पुरस्कार के लिए भी 34 लोगों का चयन हुआ है श्याम स्कूल शिक्षण संस्थान में। और गणित की बात करें तो श्याम स्कूल में 100 में से 100 लेने वाले 6 छात्र रहे हैं,
और 100 में से 99 लेने वाले भी 4 छात्र रहे। तो गणित का रिजल्ट आप देखकर, ये रिजल्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों श्याम शिक्षण संस्थान को श्रेष्ठतम संस्थान माना जाता है। विज्ञान की बात करें तो 100 में से 100 एक छात्र ने लिए हैं और 100 में से 99 भी एक छात्र ने लिए। हिंदी की बात करें तो 100 में से 99 2 छात्रों ने लिए। तो इससे रिजल्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एलबीएस स्कूल भादरा का भी शानदार रिजल्ट रहा है और 95% से अधिक उनके 5 छात्र हैं, जबकि श्याम स्कूल के 2 थे। लेकिन कुल छात्र 90% से अधिक वाले श्याम स्कूल के 18 है और एलबीएस के 17 है। तो ये 2 स्कूल प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से कंपैरिजन हम करें तो अग्रणी दिखाई दे रहे हैं। और 85% से अधिक यहाँ 31 है और श्याम स्कूल में 34 है, जबकि 80% से अधिक यहाँ 50 है, 60% से अधिक 115 है, जबकि यहाँ 75% से अधिक 88 हैं और 60% से अधिक 168 श्याम स्कूल में। तो कुल मिला के दोनों स्कूलों ने शानदार रिजल्ट दिया है। लेकिन एलबीएस स्कूल भादरा के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले देवाशीष शर्मा, जो कि पुत्र है राजेश शर्मा के, 97.33% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिले में टॉप 5 में हम नाम इनका ले सकते हैं। रतनपुरा की पायल 97.83% हनुमानगढ़ में लेकर नंबर 1 बताई जा रही है। खुशबू पीलीबंगा की 97.83%, पीलीबंगा की चेष्टा 97.67%, जबकि अनिशा पंडिता वाली की 97.50%, राहुल कर्णपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं दोस्तों, ये 97.40%, जबकि नंबर 5 पर हम मान सकते हैं भादरा एलबीएस के देवाशीष शर्मा 97.33%। तो ये कितना शानदार रिजल्ट रहा है। अब बात करें सरकारी स्कूलों की तो कर्णपुरा स्कूल की बात कर लेते हैं। राहुल ने 97.40% लिए हैं, जो कि नंबर 4 पर जिले में रहा है दोस्तों। और यहाँ खुशी 95.80% सिकरोड़ी की है, ज्योति 91.80%, कर्णपुरा के मनीष 91.80%, मुंसरी गांव के, और मुकेश 90% कर्णपुरा के है सरकारी स्कूल से। नौर की अभिनव एकेडमी भी 90% वाले अधिक वाले 27 छात्र रहे हैं। तो नौर के अभिनव एकेडमी ने यहाँ जरूर शानदार प्रदर्शन किया है। भावना 95.50%, अभिमन्यु 95.17% और परिणिका 95.17%। ये 95 से अप वाले 3 छात्राएं भी अभिनव एकेडमी में जो है। लंबोरिया साइंस स्कूल की भी बात करें तो 10वीं का रिजल्ट 95% वाले 7 छात्र हैं और 90 से ऊपर वाले 13 छात्र लंबोरिया स्कूल भादरा के भी यहाँ आए। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौवाला की बात करें तो कक्षा 10 के 34 विद्यार्थी थे, जिनमें प्रथम श्रेणी में 29 और द्वितीय में 4, तृतीय में 1, 80% से अधिक वाले 9 विद्यार्थी। तो यहाँ भी अच्छा मान सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट भी अच्छा था। कुल 31 विद्यार्थियों में प्रथम श्रेणी की बात करें तो 26 थे, द्वितीय में 4, तृतीय में 1, 80% से अधिक वाले 5 विद्यार्थी रहे। गार्गी पुरस्कार के लिए भी 16 का चयन इस सौवाला स्कूल में हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों 10वीं की, नीतू ने 88.33% लिए हैं और गौरी ने यहाँ 86%, कीर्तन ने 85.67% लिए हैं 10वीं में। अब बात करें दोस्तों महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल डुंगराना की, तो डुंगराना में 90% से अधिक वाले 2 विद्यार्थी रहे हैं और 80 से 90 के बीच वाले 8 रहे हैं, जबकि 70 से 80 वाले 5 और 60 से 70 वाले 8 विद्यार्थी रहे हैं। तो डुंगराना का भी बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। साहिल ने 93.67%, 10वीं में लिए, पायल ने 91.5%, जबकि प्रथम श्रेणी से 23 विद्यार्थी परीक्षा में जो है टॉप रहे हैं। तो ये लगभग स्कूलों का कंपैरिजन रिजल्ट। एलबीएस डुंगराना का भी बेहद शानदार रिजल्ट रहा हमारे सामने। अभी उनकी डिटेल नहीं आई है, लेकिन ये रहा दोस्तों लगभग रिजल्ट का। अब जल्दी से मंडियों का भाव बताता हूँ। एलनाबाद से शुरुआत करें तो नरमा 7900, सरसों 4690, ग्वार के भाव 5241, गेहूँ
2480, अरंडी के भाव 5835, जबकि सिरसा मंडी में आज नरमा 7291, सरसों के भाव आज रहे हैं 4698 रुपये प्रति कुंटल, गुआर के भाव 5190, गेहूँ 2200, जौ 1750 और नौर मंडी में गुआर आज 5180 रुपये, जीरा 41,800 रुपये, जबकि चना 4650, तिल के भाव 12,800 रहे, सरसों 4550, गेहूँ 2311, जौ के भाव 1800, मूंग 7980, जबकि नरमा 7700, बाजरा 2200 रुपये, तारामीरा 5160, अरंडी के भाव 5830 रुपये प्रति कुंटल रहे। मौसम का मिजाज बताएं तो आज दोस्तों 3 जून को 32 से लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल बहुत कम थे, मात्र 2-3% बादल थे। रात्रि को लगभग 80 से अधिक प्रतिशत बादल आसमान में ज़रूर छाए रहेंगे, लेकिन इसी प्रकार कमोबस हवाएं चलती रहेगी और 32 से 35 लगभग देर शाम तक टेम्परेचर भी रहेगा। 4 जून को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम दोपहर को। तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। 34 से 37 देर शाम तक भी रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, और सुबह 100% बादल छाए रहेंगे। दोपहर को 70, देर शाम को आसमान कुछ साफ होगा, मात्र 8-10% ही बादल रहेंगे। रात्रि को वो लगभग फिर 100% बादल छाए जाएंगे। और 3.2 mm बरसात की चेतावनी रात्रि के लिए कल, और दिन में भी 0.1 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।